नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा डीडी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ सागरिका और आज हम आपके साथ ऐसे युवा की कहानी शेयर करेंगे जो ना सिर्फ अपनी कला से हमें जुनून के साथ भर देते हैं, हमें सोचने पर ये मजबूर कर देते हैं कि कैसे हम हमारी एक्सटिंक्ट आर्ट को ज़िंदा रख सकते हैं, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि कैसे लीक से हटकर काम किया जाता है। इस मंच पर आपने अनेकों कहानियां सुनी होंगी ऐसे युवाओं की जो देश की पहचान बना रहे हैं और बदल भी रहे हैं। आइए ऐसे ही एक और शख्सियत से मिलते हैं आज, जिनका नाम है आस्तिक तिवारी, युवा फड़ कलाकार। आस्तिक अपनी कला को सिर्फ एक आर्ट नहीं मानते पर अपनी साधना मानते हैं। नमस्कार आस्तिक जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा। और दूरदर्शन राजस्थान को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपकी टीम को भी जी। कि मुझे इस मंच पे आपने बुलाया और अपना कुछ जो कला का जो जीवन है उसकी कुछ कहानियाँ हैं, किस्से हैं, वो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आस्तिक जी, आपकी जर्नी की शुरुआती दिनों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कुछ। मेरी ये शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। जैसे हम स्कूल में जब जाते थे फर्स्ट क्लास में या उससे भी छोटी क्लास में एलकेजी यूकेजी, जी। तो कई प्रोग्राम हुआ करते थे। जैसे कि आपको सिंगिंग का कोई प्रोग्राम है, डांसिंग का प्रोग्राम है, एक्टिंग का प्रोग्राम है। तो मेरी हमेशा से रुचि रहती थी कि मैं कुछ करूं किसी भी स्टेज पर। मुझे कभी शर्म नहीं आती थी, जैसा कोई हेजिटेशन नहीं होती थी। तो और मम्मी पापा भी मुझे सपोर्ट करते थे कि आप करिए। तो बचपन से ही जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग ये सब मेरा चलता रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे जिसने पर्सनली मैं अटैच था और जिसको करके मुझे बहुत अच्छा लगता था वो पेंटिंग था। तो पेंटिंग मैंने स्टार्ट किया और पेंटिंग स्टार्ट करते 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 धीरे धीरे अच्छा उसमें करने लगा। तो मम्मी पापा को मैंने दिखाया, बाहर मैंने दिखाया, टीचर्स को मैंने वो सब चीज़ें दिखाई, तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। तो वो मुझे हमेशा ही कहा करते थे कि आपको है ना, आपको आर्टिस्ट बनना चाहिए क्योंकि आप अच्छी पेंटिंग करते हैं। जी। तो उस समय तो मुझे पता नहीं था कि आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट कैसे होते हैं, क्या पेंटिंग करने वाले को ही आर्टिस्ट कहते हैं क्या। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं थर्ड क्लास में आया तो थोड़े और बड़े लेवल के प्रोग्राम में करने लगा। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि पेंटिंग से मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि पेंटिंग से मुझे बहुत ज़्यादा नेम मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है और एक अच्छा भी लग रहा है। जैसे मम्मी पापा भी मुझे कहते थे कि पेंटिंग अच्छी बात है, आप कर रहे हो। तो मुझे लगा कि क्यों ना पेंटिंग ही मैं करूं। तो पेंटिंग करते करते फिर और टाइम निकला। मेरा बचपन से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कार्टून देखते हैं और कुछ जो कार्टून वाली फिल्में आती हैं, बट मेरा हमेशा कहीं और ही रुझान रहता था। जैसे कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ शो देखना, जैसे आर्ट अटैक पहले एक शो आया करता था। जी। और कुछ ऐसी मूवीज़ देखना मैं पसंद करता था जो माइथोलॉजिकल भी होती थी, साथ में उसमें भारतीय इंडियन आर्ट के बारे में भी उसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे हमारे साउथ के टेम्पल्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत इंटरेस्ट से लेकर के देखा करता था। तो फिर उससे काफ़ी मैं इन्फ्लुएंस हुआ और अपने आर्ट के अंदर में आर्ट में भी उस चीज़ को लाने की मैंने कोशिश की। तो धीरे 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 फिर मैंने देखा कि राजस्थान का भी कल्चर है। हम जैसे हमारे भारत के कल्चर की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान का कल्चर ही इतना रिच है, इतना वो कहते हैं ना कि भारत का इतिहास एक पलड़े में और राजस्थान का इतिहास एक पलड़े में। तो राजस्थान का पलड़ा बहुत भारी होगा और राजस्थान के पलड़े में और मेवाड़ के इतिहास को एक पलड़े में रखे तो मेवाड़ का जो पलड़ा है वो भारी होगा। तो मेवाड़ की ही कला है जिसे मैं करता हूँ, वो फड़ पेंटिंग है। जब भी हम
राजस्थान की कलाओं के बारे में बात करते हैं तो कई स्कूल्स बने हुए हैं। जैसे हम शैलीगत आधार पे उन्हें बताते हैं, जी। जैसे कि ढूंढाड़ शैली जो अपने जयपुर की शैली कही जाती है, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, हाड़ौती शैली। तो ये कुछ पार्ट हुआ करते थे जिसमें पर्टिकुलर एक बनावट होती थी जिससे हम एक अलग दिखाने की कोशिश करते थे कि ये इस जगह की आर्ट है, क्योंकि उस टाइम पे पहले जो राजस्थान था वो एक देश ही हुआ करता था, वो राज्य नहीं था। तो हर एक छोटा गांव या छोटा कुछ भी कस्बा एक राज्य के बराबर ही अपना हिस्सा रखता था। तो मुझे मेवाड़ की जो कला है, मेवाड़ का जो धरती है, वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। फिर उसके बारे में पढ़ना, उनके जो राजा हैं, महाराजा हैं, उनका वंश किस तरीके से आगे बढ़ा, वीरता की कहानियाँ हैं और युद्ध हैं, तो वो चीज़ें मैं पढ़ता रहता था। और कोई मूवी या कोई शो भी आता था तो उससे मैं बिल्कुल भूलता नहीं था देखना। और फिर पेंटिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, तो जो मैं देखूँगा वो मैं करने भी लगूँगा, साफ सी बात है। तो इसी तरीके से मैंने फोक आर्ट को फिर चुना और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हमारा जो राजस्थान का जो कल्चर है वो हर तरह से, हर हिस्से से एक बेहतरीन हमें इंस्पायरिंग करता है। आपने कहा कि राजस्थान का कल्चर इतना रिच है, इतना इनहेरिटेड और इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, तो आपने फड़ ही क्यों चुनी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि फड़ ही आपने क्यों चुनी। देखिए, सही बात है, क्योंकि मेवाड़ में और भी कलाएं हैं। जैसे मेवाड़ में अपने आप बात करें तो नाथद्वारा है, उदयपुर है। तो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पिछवाई बनती है जो राजस्थान की सभी शैलियों में सबसे सुंदर और सबसे भव्य बनाई जाती है। लेकिन देखिए, फड़ जो हम बात कर रहे हैं, फड़ राजस्थान की जो लोक कला है वो लुप्त होने के कगार पे आ खड़ी है। क्योंकि मुझे जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पहले मुझे पता नहीं था कि लुप्त होती जा रही है। जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया पूरी फड़, मतलब पूरा किसी भी लोक देवता का पूरा जिंदगी, मतलब पूरी लाइफ उसको उसमें दिखाई जा रही है। मतलब हर एक जो उसका कोई भी पात्र है उसकी पूरी स्टोरी आपको उसमें दिखाई जा रही है, प्लस उसको गा के भी आपको बताया जा रहा है जी। तो वो मुझे बहुत उसने अट्रैक्ट किया कि ये सिर्फ पेंटिंग ही नहीं है, साथ में म्यूज़िक है, सिंगिंग है और एक चलता फिरता मंदिर भी है। हम कह लें कि ये गांव से गांव जाता और लोगों के सामने इसे प्रस्तुति के लिए खोला जाता था और लोग इसे बहुत इन्जॉय भी करते थे। और जो हमारी स्टोरीज़ हैं, हमारे फोक डेटीज़ जो हैं, लोक देवता हैं राजस्थान के, तो उनकी शौर्य कथा, उनके मैसेज कि वो किस तरीके से समाज में एक मैसेज देने का काम करते थे कि वचनबद्धता, जो हमारी वचनबद्धता के लिए वो काम करते थे, गायों की रक्षा के लिए वो काम करते थे। तो वो सब चीज़ें उसमें बताई जाती थी। आपने वीरता की, देवी देवताओं के शुरुआत से लेके उनके कारनामों के और उनकी जो उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त करी, आपने ये बोला कि फड़ उन सबको व्यक्त करती है जी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को फड़ के बारे में बता रहे हो जो उससे अवगत नहीं है तो कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फड़ है वो शब्द का अर्थ क्या है। फड़ जो शब्द है वो पठ शब्द से आया है। पठ जो है वो संस्कृत का एक धातु कही जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं पठती, पठत, पठंती, तो उस पठ से पढ़ना शब्द आया जी। और उसी पठ को, उसी पढ़ने वाली बात को जब राजस्थान में हम कहते हैं तो आपको पता है हमारा राजस्थान जो है वो थोड़ा सा प्यार से उस शब्द को थोड़ा बिगाड़ करके बोलने की बात हम देखते हैं। वो एक प्रेम सूचक शब्द हो जाता है। तो फड़ को सीधा तौर पे फड़ नहीं बोला गया, उसको पहले पढ़ बोला गया जी। फिर पढ़ को बाद में फड़ संबोधित किया जाने लगा कालांतर में। तो
पढ़ का मतलब पढ़ना है। हम्म, अब वो क्या पढ़ना है कि जैसे कि कोई भी आपको मैं कोई कथा या कोई स्क्रिप्चर आपको बताऊं, तो आप क्या करते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। उसमें कुछ शब्द होते हैं, कुछ दोहे होते हैं, कुछ पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं कि आपके सामने सब कुछ अवेलेबल है, मतलब आप देख भी पा रहे हैं, उसे विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं कि आप किस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो जब आप उस चीज़ को पढ़ भी रहे हैं, साथ में आप उसको गा भी रहे हैं, तो वो ही फड़ है। मतलब कि तीनों चीज़ें उसमें साथ चल रही हैं कि आप उसे पढ़ भी रहे हैं, आप उसे गा भी रहे हैं, आप उसे देख भी रहे हैं, तो वही फड़ है। आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि आप उसे गा भी रहे हैं, उसे देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, और वही फड़ है। ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसमें आपको ये लगा कि हाँ, मैं फड़ को ही परस्यू करूँगा और यही मेरे लिए एक श्रद्धा है? देखिए, फड़ पेंटिंग जो थी, मेरा वैसे रुझान सभी कलाओं में है जी। और सभी कलाओं का मैं सम्मान करता हूँ, पर आपका प्रश्न है कि मेरा इतना स्नेह इस कला को क्यों गया। देखिए, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात नहीं करते हैं कि वो लुप्त होती जा रही है। हम सबसे पहले उसके उद्भव की बात करते हैं, उसकी कहानी की बात करते हैं कि वो किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से लोगों के बीच आ रही है। जी। तो सबसे पहले तो ये कला जो है वो 800 साल पुरानी है। 800 साल पहले जब 13वीं शताब्दी हुआ करती थी, तो उस 13वीं शताब्दी में बहुत सारी लोक कलाओं का जन्म हुआ। उसमें से एक फड़ भी थी। फड़ के अंदर एक ख़ास बात है कि ये मुग़ल शैली से प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये मेवाड़ शैली में आती है। और मेवाड़ के अंदर, जैसा हम कहते हैं कि मेवाड़ ने कभी स्वीकार नहीं किया जो मुग़ल काल का जो हम देखते हैं इतिहास में, तो उसने मुग़लों की कभी जो दबाव था उसे कभी स्वीकार नहीं किया। तो उस वही बात उस कला में भी आई। उस कला में शौर्य, वीरता, और हम देखें कि चटक रंगों का प्रयोग, जो कि शायद ही और कलाओं में भी किया जाता होगा। तो चटक रंग सबसे आकर्षित करने वाले रंग थे। तो सबसे पहले मैं आकर्षित जो हुआ वो इसके रंगों से हुआ, क्योंकि इसके रंग ही इतने ब्राइट थे और आँखों को एक दिव्य शांति का अनुभव भी कराते हैं। मतलब जब आप फड़ को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि देखने पे एक शांति मिल रही है, एक सुखद अनुभव मिल रहा है। तो जब देखा कि इस तरीके की चीज़ें हैं और कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इनको बनाने का क्या मकसद था, वो सारा इतिहास मैंने पढ़ा। फिर बाद में बात आई कि जो ये फड़ है वो लुप्त होने की कगार पे आ खड़ी है। और आजकल जो युवा है, क्योंकि फड़ कला बहुत बारीकी की है, जी। जिसमें आपको सिर्फ एक पेंटिंग पर केंद्रित नहीं किया जाता, आपको गाने पर भी आपको देखना पड़ेगा कि गाया भी जा रहा है। तो आपका इंटरेस्ट लगेगा कि गाया कैसे जाता है, कौन लोग इसे गाते हैं, कौन इसे परफॉर्म करते हैं, और पेंटिंग अगर बना रहे तो पेंटिंग भी कौन बनाते हैं, कहाँ बनती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये भीलवाड़ा जो शाहपुरा है, शाहपुरा में मतलब भीलवाड़ा में जो शाहपुरा गांव है, वहाँ से ये कला शुरुआत हुई थी इस कला की। तो जोशी परिवार है वो इस कला को करता आया है, विरासत उनकी है। और भोपा कम्युनिटी वो इस कला को, इस फड़ को बाँचने का काम करती है। जी। तो जो ये चीज़ है, इसमें दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिल रहा है। तो आपका इंटरेस्ट अपने आप इसमें आ जाएगा कि इसमें पेंटिंग भी है, इसमें गायन भी है, इसमें म्यूज़िक भी है। तो फिर बाद में पता चला कि पेंटिंग तो हो रही है लेकिन गायन लुप्त हो गया है। अच्छा। और फिर मैंने किताबों तक पढ़ के इस कला को देखना शुरू नहीं किया था। मैं अपने आसपास के क्षेत्र में गया, जहाँ मैंने जो भोंपे हैं उनका एक अलग से बना हुआ है। वो थोड़ा गांव से थोड़ा अलग रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो उनके पास में जाकर के मिला तो पता चला कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। अच्छा। उनके जो पहले के जो पूर्वज थे वो काम किया करते थे। और एक दादी मिली मुझे वहाँ पे, तो वो भी कहती थी कि मेरे
पिताजी, मेरी माताजी ये काम किया करते थे, लेकिन अब ये काम होता नहीं है, ये काम बंद हो गया है, तो अब हम भी कुछ छोटा-मोटा काम करके अपना गुज़ारा चलाते हैं। अच्छा। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे देख कर के बहुत बुरा लगा कि क्या हो गया, मतलब हमने शुरू से तो बहुत अच्छा-अच्छा इसके बारे में पढ़ा, इस कला के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन ये क्या बात हो गई, मतलब एक कहते हैं ना जो सच होता है वो थोड़ा कड़वा लगता है। जी। तो वहाँ से ही मुझे इस चीज़ का एक कहते हैं हिट पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, जो भी कह लो, कि अब कुछ करना है इस कला के लिए, क्योंकि हम यहाँ तक आ गए हैं और इस तरीके से कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मेरा रुझान हो गया कि नहीं, मैं एक युवा हूँ और युवा इस देश को, क्योंकि भारत देश युवाओं का देश है, तो मेरा ये था कि मैं एक युवा हूँ तो मैं इस कला को बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो एक विश्वास मेरे अंदर आया और फिर मैंने इस कला को बचाने का, इस कला को लोगों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया और धीरे 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 जैसे कि बनाना सीखा, इसको गाने की भी मैंने चीज़ें सीखी कि गाते कैसे हैं, उनसे सीखने की कोशिश की कि आप कैसे गाते हो, कैसे बताते हो। तो पाबू जी की कहानियाँ, देव नारायण जी की कहानियाँ वो जानी मैंने, रामदेव जी, तेजा जी, जितने भी लोक देवता हैं राजस्थान के, उन सब के बारे में बहुत बारीक बारीक डिटेल्स मुझे जानने को मिली। तो इस तरीके से फिर मेरा इसमें रुझान हुआ। इस शौर्य और वीरता से भरी हुई कला जो कि 13वीं सदी की है आपने बताया, जी। और आज के 21वीं सदी के आस्तिक जी में क्या कॉमन है, क्या ऐसी सिमिलैरिटी जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इस कला से हमेशा जोड़ के रखेगी? देखिए, सिमिलैरिटी क्या होती है कि हम एक तो बात करें सिंपलिसिटी की, जी। जो सबसे ज़्यादा हम बात करें कि ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है। जी। हमारी जो फड़ कला है उसमें आपको ज़्यादा डेकोरेशन देखने को नहीं मिलेगा। वो एक आपको देखा जाए तो आपको एक सिंपलिसिटी का भी उदाहरण देती है कि आप कैसे सिंपलिसिटी के साथ भी आप किसी चीज़ को आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सबसे पहली बात तो आपका जो रंग है, जो इस कला का जो रंग है वो बहुत चमकीला है, जो प्रतीक है कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हमें किसी खास उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में खास है। तो वो रंग ये बताते हैं कि हम इस तरीके से, जैसे रंग जो होते हैं हम उसे पत्थर से घिस करके बनाते हैं, क्योंकि रंग जो हैं वो पहाड़ों से हमें मिलते हैं, खनिज पत्थर होते हैं, तो उसको हम घुटाई करके बना रहे हैं, उसको हम पीस रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, फिर उसमें बबूल की गोंद मिला रहे हैं। तो वो एक पूरा प्रोसेस जो है वो कहानी बताता है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करते तब तक आप में चमक नहीं आती। तो वो कलर एक कहानी अपने आप में एक कहानी बोलते हैं। हम जो हम देख रहे हैं फड़ के अंदर सिर्फ वही कहानी नहीं है, उसके पीछे भी एक कहानी है जो हमें रंग बताते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज भी जो हमारे लोक रंग हैं, जो प्राकृतिक रंग हैं, उसको प्रयोग में लाता हूँ और उसकी बारीकियाँ जो हैं वो आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम प्रकृति को बचाते हुए, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि प्रकृति के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो नेचुरल कलर्स कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो इको फ्रेंडली हैं। तो केमिकल को थोड़ा कम यूज़ करें, नेचुरल चीज़ों का हम यूज़ करें, तो एक वो संदेश भी मैं देने की कोशिश करता हूँ उसमें। आपने जब बात करी कि कलर्स जो हैं वो पहाड़ों से आते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं और केमिकल से दूर है ये आर्ट बहुत, तो जो आर्ट है आप हमें उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे साथ साझा करेंगे, हमारे युवाओं के साथ? ये देखिए, ये पूर्णतः पारंपरिक तरीके से मैंने बनाया है। देवी सरस्वती का ये चित्र है जी। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि देव नारायण जी और पाबू जी जो हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं, तो उनकी भी कहानियाँ मैं बनाता हूँ। ये भी चाहेंगे जो आपने मिनिएचर वाला बताया था, छोटी वाली, वो भी आप शेयर करें। अच्छा। तो उस फड़ को बताना और लेकर जाना, लाना ले जाना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने उस फड़ को एक पॉकेट साइज़ कलेक्शन के रूप में बनाया है, ताकि
मैं कहीं पे भी फ़ड़ को लेकर जा सकूं, और मौका मुझे मिला मिला तो मैं उसको बताने का प्रयास करूं। जैसे कि कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे मेरे जैसे कुछ दोस्त हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, तो उन्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखो हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो पेंटिंग है, राजस्थान की जो लोक कला फड़ है, तो वो कैसी है। आप इसे खुद हाथ से एक बार देखिए कि किस तरीके की है, कपड़े पर हो रही है, प्राकृतिक रंगों द्वारा हो रही है, क्योंकि आजकल तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। आपने कहा कि ये कपड़े पर बनी हुई है और प्राकृतिक रंगों से बनी है। आप इस आर्ट के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका थॉट क्या था, कैसे बनाई और क्या बनाया एग्जैक्टली? देखिए, थॉट ये था कि फड़ जो है वो बहुत बड़ी है, लंबी होती है, जी। तो उसको लाना ले जाना और उसको बता पाना, और वो भी कम समय में, वो बड़ा मुश्किल है। जी। तो मैंने ये देखा कि मैं किस तरीके से कम समय में लोगों जी। को बता सकता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए भी ये देखना ज़रूरी है कि मैं कितनी जल्दी इसको आपको बता सकता हूँ। जी। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक सीन को, जैसे ये पाबूजी की फड़ का एक सीन है, तो इस सीन को मैंने डिपिक्ट किया कि मैं इसको किस तरीके से छोटा करके बना सकता हूँ। और क्योंकि स्क्रॉल पेंटिंग होती है, इसे फोल्ड हम कर सकते हैं, जी। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत एडवांटेज रहा। तो मैंने इन्वेंशन किया कि हम फड़ को छोटा बनाएंगे, और जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम तुरंत इसको निकाल करके दिखा देंगे कि ये लीजिए, ये फड़ है और आप इसको देखिए। आपने जो बात अभी कही थी कि फड़ यूनिकनेस का भी एक प्रतीक है और सिंप्लिसिटी का भी है, तो आपने इस मिनिएचर वर्जन में, पॉकेट साइज वर्जन में ये बिल्कुल दिखाया है कि वो किस तरीके से कैरी आउट किया है आपने अपनी लाइफ में भी और अपने आर्ट में भी। जी। आप श्री माधोपुर से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो बहुत एक्सट्रीम लेवल के आए और आपको लगा कि मैं इतना यंग हूँ तो ये चैलेंजेस मैं कैसे फेस करूँगा, और फिर आपने उन्हें कैसे फेस किया, ये प्लीज़ हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो चैलेंजेस तो उसमें आते ही हैं, और वो भी एक जर्नी का पार्ट होता है, आना ज़रूरी भी है। देखिए, हमारा जो शेखावटी है वो हवेलियों के लिए जाना जाता है। हवेलियों में जो फ्रेस्को है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। पर आजकल हम देखें कि कहीं ना कहीं वो जो शेखावटी की जो चमक थी और शेखावटी का जो इतिहास था, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। और हमारा जो सिक्कर है वो अब एक उच्च शिक्षा का एक हब बन चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम शेखावटी जो हमारा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और जिसमें सिक्कर जो है बहुत सारे बाहर के भी और राजस्थान के भी उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक कलाकार का और एक कला का उस माहौल में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए कला जो है उसको समय चाहिए होता है। आप कला को अगर जानेंगे भी या कला को सीखेंगे भी तो आपको समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम शिक्षा की जब बात करते हैं तो शिक्षा भी अपना पूरा समय मांगती है। और फिर देखिए क्या होता है ना कि हम देखें तो समाज में एक होड़ मच जाती है कि इसने साइंस मैथ ली, इसने ये कॉमर्स ली, तो हम भी अपने बेटे को या बेटी को वो दिलाएंगे और थोड़ा उसको साइंस मैथ में ही आगे लेकर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का माहौल भी रहता था हमारे उधर कि साइंस मैथ आप लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, आप अच्छा कर पाओगे। अच्छी बात है कि हम साइंस मैथ लेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आर्ट को भी हम ना भूलें। देखिए, हम किसी एक को अगर हीरो बना देंगे तो सारी चीज़ें अपने आप में बहुत अच्छी होती हैं। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, सब अपने आप में ज़रूरी है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा माहौल थोड़ा कम था कि कला क्या है, कला क्या करोगे कला करके, कला से क्या मिलता है आपको, एक थोड़ा सा नाम मिल जाएगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे आपको, तो आप क्या करोगे जी। आप कैसे कमाओगे। तो ये वाली क्वेश्चन वाली जो बातें थी ये बहुत फेमस है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं स्कूल में जब इसको स्टार्ट करने लगा तो वहाँ पे जो मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे दोस्त थे,
वो भी मुझे कहा करते थे कि आस्तिक तुम छुट्टी पे रहते हो, कभी कहाँ जाते हो, कभी किस कंपटीशन में जाते हो, कभी कहाँ जाना होता है, तो तुम पढ़ाई पे तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो, तुम इस कला को ही करते रहते हो। और टीचर्स भी ये कहते थे कि बेटा आर्ट में कुछ नहीं रखा, आप पढ़ाई करोगे तो वही आपके लिए सब कुछ है। तो उन दोनों चीज़ों को मैंने माना कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और मेरी कला भी ज़रूरी है। तो उन दोनों को बैलेंस करना थोड़ा शुरू में मुझे दिक्कत आई जी। कि मुझे दोनों को बराबर रखना है, क्योंकि मैं जैसे स्कूल में था तो आपको पता है 10th और 12th बोर्ड जब होती है तो उसमें हमें पूरा ध्यान फिर पढ़ाई में देना होता है, अच्छा स्कोर करना होता है ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, हम आगे की पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। तो मम्मी पापा भी ये कहते थे कि बेटा पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ये आर्ट तो आप करते ही रहोगे, चलता रहेगा, पर थोड़ा पढ़ाई को आप करो। जी। अब देखिए, कला एक दिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, 7 दिन छोड़ दी, वो कला नहीं है। कला आपसे रोज़ का कुछ समय मांगती है, 2 घंटे 3 घंटे, तो वो मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है एक तरह से, क्योंकि एक कलाकार हूँ तो कला को तो मुझे समय देना ही होगा। तो इसी वजह से उन दोनों में सामंजस्य बैठाना वो थोड़ा मुश्किल था, पर धीरे धीरे उसे मैंने सामंजस्य को मैंने बैठाया। कुछ समय मैंने वो किया कि मुझे इस समय के अंतराल तो मुझे ये काम करना है, इस समय के अंतराल मुझे पढ़ाई करनी है, तो दोनों चीज़ों को मैंने साथ लेके काम किया। आपने अपनी कला के थ्रू भारत भ्रमण भी किया, आप सीएम और डिप्टी सीएम से अवार्ड्स भी रिसीव कर चुके हैं। तो हमारे बडिंग आर्टिस्ट और हमारे युवाओं के लिए आप अपनी जर्नी को एक लाइन में कैसे स्पष्ट रूप से कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जो सफ़र होता है वो बहुत शानदार होता है, मंजिल तो बहुत बाद में मिलती है, लेकिन जो सफ़र होता है उस मंजिल से कहीं ज़्यादा सुहावना होता है। तो मेरा ये सफ़र है कला के माध्यम से अपने आप की खोज करना, यानी कि ये जो कला है इससे मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसा हम कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, कोई मेडिटेशन ही कर रहे हैं तो हम बाहर नहीं देखते कि बाहर क्या हो रहा है, हम अपने अंदर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हम बाहर की चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो वही चीज़ें हैं, और यही मेरी लाइफ का भी एक जो आर्टिस्टिक लाइफ है उसका भी एक कॉट है कि मैं अपने आप की खोज में हूँ और जिसमें कला मेरा माध्यम है। दर्शकों, आज की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि कला सिर्फ एक अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि माध्यम है हमें हमारे अस्तित्व से जोड़ने का, हमारे समाज से जोड़े रखने का। और आस्तिक जी जैसे कई युवा कलाकार, कई बडिंग आर्टिस्ट हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम हमारी लेगेसी खुद बना सकते हैं, कैसे हम हमारे पैशन को, हमारी इच्छाओं को हमारे लिए सबसे बड़ी साधना बना सकते हैं। इसी थॉट के साथ मैं और भी ऐसी स्टोरीज़ को सुनने के लिए देखते रहिए युवा। मैं सागरिका फिर मिलूंगी आपसे जल्द ही। साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।